गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से संभव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं सोनू कुमार। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी बातें रहेगी वो आपका जो फर्स्ट पेपर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या मान के चलिए कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसा क्वेश्चन आएगा, अगर किस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ हो तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है, किस तरह के डायग्राम बनाने हैं, किस चीज का मेनली ध्यान रखना है, तो वो आज जो पावर डोज होती है वो आज मैं आपको देने वाला हूं। आपका फर्स्ट पेपर यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें आप आणविक जैविकी एंड जैव प्रौद्योगिकी के बारे में बात करते हो। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये तो आपको जरूर पता है कि हमने इस पेपर को, यानी पूरी यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है, इस पेपर को आपकी 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इस 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट यूनिट्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, या फर्स्ट यूनिट में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टूडेंट ध्यान रखना, डीएनए की स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना कि डीएनए के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक चीज स्टूडेंट यहां से आपको गौर करना होगा कि मैं ज्यादा चीज यहां बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, जो मैं बातें आपको बोलकर बता रहा हूं वो अच्छे से सुन लेना, प्लस जो मैं यहां पे डायग्राम आपको बताऊं उसको केयरफुली सुन लेना। 100 में से 100 ये कह सकता हूं कि ये पेपर आपका जो 33 मार्क्स का होता है, अगर आपने इस जो मेरे बताए हुआ जितना भी मैंने बताया टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से ये लेक्चर देख लिया, तो इतना कह सकता हूं कि 28 से लेकर आपके 33 तक मार्क्स है वो मैं दिला दूंगा। कौन से पेपर में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। ये जरूरी नहीं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और चाहे आपका टेरिडोफाइटा वाला पेपर हो, इन तीनों के आपको क्या है, ये पावर बूस्टर जो लेक्चर है वो आपको मिलेगा। और 100% कह सकता हूं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा क्या कहा है कि आपको क्या रखना है स्टूडेंट्स ध्यान में, कि पहला क्वेश्चन आता है वो डीएनए की स्ट्रक्चर पे पूछा जाता है। इसके साथ साथ डीएनए की स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, 100% है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन को भी उन्होंने क्या कर रखा है, 2 भागों में डिवाइड कर रखा है आपका। एक होता है आपके पास कौन सा स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन, और दूसरा होता है आपके यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों के ऊपर या तो कह देगा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक का समझाओ, या फिर वो क्वेश्चन देता है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को समझाओ। यानी टोटल कहूं तो फर्स्ट यूनिट से आपके लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, और दोनों क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस हिसाब से बनते हैं, पहला डीएनए की स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, और ध्यान रखना छोटे वाले क्वेश्चन भी यहां पर मैं साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट। इसी के साथ सेकंड यूनिट की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, सेकंड यूनिट में आपके 3 ही टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक आता है आपके पास स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शन का। दूसरा टॉपिक आता है स्टूडेंट, वो ध्यान में रखना आपका ट्रांसलेशन का, कि प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है। यानी इसमें भी आपके 2 हैं, कौन कौन सा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा कि प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, दोनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। इसी तरह से ट्रांसलेशन है, वो भी आपके पास प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में डिस्कस करेगा, यानी पूछेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हर साल मिलता है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, और इन दोनों में से मिलने के साथ साथ आपके पास क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहां ध्यान रखना, जीन रेगुलेशन। ये इसीलिए मैंने इसको रेड लाइन में लिखा है क्या, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब हर साल पूछा जाता है, हर साल इसका अलग अलग नाम से, अलग अलग वर्जन के टाइप में इसको पूछा जाता है कि ये कैसा होता है, किस तरह का होता है, उनके ऊपर स्टूडेंट।
फिर आता है आपका, ये हो गया यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड का, कि डीएनए स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशंस, और क्या पूछा आपका, जीन रेगुलेशन। इसी के साथ साथ आपके पूछा जाता है यूनिट नंबर थर्ड के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन, वो कौन सा पूछा जाता है, ध्यान रखना स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म पूछा जाता है। इसी के साथ एक क्वेश्चन छोटा भी पूछ लिया जाता है कि सिंथेटिक सीड क्या है, कौन सा सीड, सिंथेटिक सीड, उस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या फिर ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट इसके ऊपर कि एंथर जो कल्चर होता है वो कैसे तैयार किया जाता है, किस तरह का होता है, उसके ऊपर, तो इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। और आपकी लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट, जिसमें से यूनिट नंबर थर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसका यूनिट नंबर फोर्थ में पूछ लिया जाता है। ध्यान रखना, इस यूनिट के टॉपिक यहां भी आ सकते हैं और इसके खुद में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि cDNA लाइब्रेरी किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कौन सा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह का कैसे होता है। और लास्ट में पूछा जाता है आपके पास ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स या ध्यान रखना, हमने इन 4 यूनिट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी फर्स्ट यूनिट में 2 क्वेश्चन हो गए, सेकंड यूनिट में भी आपके 2 क्वेश्चन हो गए, और थर्ड यूनिट में 3 टॉपिक है जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लास्ट में 4 क्वेश्चन है जिसको कभी कभी तो वो शॉर्ट नोट देकर कह दिया जाता है कि शॉर्ट नोट एनी 4, एनी 2, एनी 3, उनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछा था। ध्यान रखना, इनमें से ज्यादातर आपको क्या मिलते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट नोट होते हैं, वो यहां पर पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। और अभी स्टार्ट करता हूं सबसे पहला क्वेश्चन कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, किस तरह का डीएनए होता है, यानी हमारी जो बातें हैं इसमें वो रहेगी आपकी कौन सी, यूनिट नंबर, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट के ऊपर। तो स्टूडेंट ध्यान में रखना कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट में मैं बात कर रहा हूं उसमें भी आपको क्या करना है कि सबसे पहला है हमारे पास डीएनए की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बातों को समझते रहिएगा। ध्यान रखना, डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, वो इसका पूरा नाम होता है। ध्यान रखना, क्या पूछा जाता है कि डीएनए का नाम क्या होता है सबसे पहले, तो ध्यान रखना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स होता है। और इसी के साथ साथ कंपैरिजन में कई बार पूछ लिया जाता है आरएनए, तो ध्यान रखना है आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको क्या कहोगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, और यहां पर कहोगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ध्यान रखना है, आपको राइबो भी लिख सकते हो और इसकी जगह क्या नाम लिख सकते हो आप, राइबोज भी लिख सकते हो। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि कार्बन की जो 5 कार्बन की जो शुगर बनी होती है इसके अंदर वो क्या होती है, राइबोज की होती है, तो इसीलिए इसका नाम आप राइबो भी रख सकते हो, राइबोज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से होता है। अब ध्यान रखना कि इसके अंदर इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किन किन से मिलकर बना होता है, वो ध्यान में रख लेना कि डीएनए होता है, डीएनए में एक होती है हमारे पास, सबसे पहली बात कर लूं तो इसमें होती है पेंटोज शुगर। आपको लिखना क्या है, अगर कह दिया जाए डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो तो सबसे पहले यही लिखना है कि डीएनए हमारे पास 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला होता है पेंटोज शुगर, दूसरा होता है हमारे पास नाइट्रोजन बेस, और तीसरा ग्रुप होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, फॉस्फेट के नाम से या फॉस्फेट ग्रुप के रूप में जाना जाता है।
आगे बात समझ में। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर होती है, सबसे पहले मैं बात करूं कि हमारे पास जो पेंटोज शुगर होती है वो कैसी होती है। तो ध्यान रखना, तो यह क्या होती है स्टूडेंट, 5 कार्बन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? 5 कार्बन की बनी हुई होती है। इस 5 कार्बन के अंदर देखा जाए तो कैसी स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिलती है स्टूडेंट, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसमें फर्स्ट नंबर कार्बन यहां, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर ध्यान रख लेना स्टूडेंट, इसके अपर साइड में यहां पर वो कार्बन रहेगा। ठीक है, ये 5 कार्बन की शुगर होती है, जिसके अंदर इस 5 कार्बन की शुगर के 1 नंबर कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, H ग्रुप, 3 नंबर कार्बन यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, इस पे भी क्या होता है, H और OH पाया जाता है। इस पे सिर्फ H पाया जाएगा और यहां पर आपका क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान रखना, CH2OH होगा। लेकिन अगर आपको कहे कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, तो यही सुन लेना कि डीएनए के अंदर 2 नंबर कार्बन पर आपका सिर्फ क्या पाया जाता है, H पाया जाता है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी डीऑक्सी का मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। किस कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना, वो कार्बन कौन सा होगा, आपके पास 2 नंबर कार्बन है शुगर का, उसमें यहां पर क्या है, आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो ध्यान रखना, 2 नंबर कार्बन पर अगर H है तो वो डीएनए की स्ट्रक्चर होगी, ये डीएनए की स्ट्रक्चर होगी, और यहां पर अगर OH है तो आपके पास वो स्ट्रक्चर किसकी हो जाएगी, आरएनए की हो जाएगी। तो पेंटोज शुगर में क्या लिखा जाता है, यह 5 कार्बन की स्ट्रक्चर्स होती है, जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट्स रहते हैं। अगर यह शुगर, यदि यह शुगर किसमें होती है, आपके पास डीएनए में पाई जाती है, तो आपको यही लिखना है, 2 नंबर कार्बन पर OH या ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। और यदि यह शुगर आपकी कहां पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, तो 2 नंबर कार्बन पर क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ये बातें हमें लिखनी है कहां पर, इस पेंटोज शुगर के ऊपर। अब पेंटोज शुगर पे लिखने के बाद में हमारे पास आता है कौन सा स्टूडेंट, ध्यान रखना, नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस क्या है कि नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला नाइट्रोजन बेस होता है वो प्यूरिन होता है, और दूसरा नाइट्रोजन हमारे पास कैसा होता है स्टूडेंट, पिरिमिडीन होता है। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन होता है वो एडिनिन और ग्वानिन होता है, पिरिमिडीन होता है वो थाइमिन, साइटोसिन, और आरएनए की बात करूं तो वो कैसा होता है, यूरेसिल आपको देखने को मिलता है। यानी एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले बात कर लेता हूं कि यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि प्यूरिन कैसा होता है, या प्यूरिन में लिखना यही चीज है, सबसे पहले पेंटोज शुगर लिखना है, फिर आपके पास अगर स्ट्रक्चर पूछी है आपसे क्वेश्चन में तो लिखना है नाइट्रोजन बेस के बाद में सबसे पहला प्यूरिन। तो यह क्या होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार का होता है, ध्यान रखना, यह क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है आपके पास, एडिनिन और कौन कौन सा, ग्वानिन होता है। फिर लिखना है कि यह 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, 9 मेंबर के द्वारा इसकी स्ट्रक्चर मिलकर बनी होती है। फिर इसमें ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इसमें 1, 3, 7, 9 पोजीशन पर, यानी कि 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर पोजीशन पे क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। एन का मतलब मैंने क्या लिखा है, नाइट्रोजन। तो 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे क्या रहता है, आपका नाइट्रोजन रहता है। चलो देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है। तो ध्यान रखना कि हमारे पास 9 मेंबर्ड की स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की देखने को मिलती है। चाहे एडिनिन हो चाहे ग्वानिन हो, आपके पास स्ट्रक्चर कैसी होगी स्टूडेंट, इस तरह की होगी, जिसमें 1 नंबर यहां, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर,
नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। हमने लिखा है यहां पे, देख लो कि ये कितने मेंबर की स्ट्रक्चर होती है, 9 मेंबर की स्ट्रक्चर है। 1 3 7 9, 1 3 7 9 कहां कहां आ रहा है, वहां वहां हम क्या लिख देंगे इसमें, नाइट्रोजन। तो 1 नंबर स्ट्रक्चर ये रही, 3 नंबर स्ट्रक्चर ये रही, 7 नंबर स्ट्रक्चर ये रही, और 9 नंबर स्ट्रक्चर है वो ये रही। 1 3 7 9 वाली हमारे पास क्या हो गई स्टूडेंट, नाइट्रोजन है। और बाकी भी जितनी भी स्ट्रक्चर है वहां पर हमें क्या लिखना है स्टूडेंट, यहां पर कार्बन लिखना है। ध्यान रखना, बाकी जहां पर भी होगा वहां पर कार्बन। अगर सभी जगह कार्बन होता तो हम ये लिखते कि 9 मेंबर्ड कार्बन स्ट्रक्चर होती है, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन का ग्रुप हो गया तो हमें इसको अलग अलग लिखना पड़ेगा कि 9 मेंबर्ड रिंग होती है। 1 3 7 9 पर हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। अगर आपको स्टूडेंट ध्यान रखना एडिनिन की स्ट्रक्चर बनानी है, मैं यही लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करूंगा। अगर एडिनिन की स्ट्रक्चर बनानी है तो ध्यान रख लेना कि जो 6 नंबर कार्बन आपने लिख रखा है, 6 नंबर कार्बन कौन सा स्टूडेंट, ये कार्बन लिख रखा है, वहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, NH2 ग्रुप जोड़ देना है। कहां पर जोड़ना है स्टूडेंट, ध्यान रखना, ये 6 नंबर आपने लिख रखा है, वहां पर आपको क्या ऐड करना है, यहां पर NH2 ऐड करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि यहां पर आपने क्या ऐड किया है स्टूडेंट, NH2 ऐड किया है। जैसे ही आपने NH2 ऐड कर दिया, आपके पास स्ट्रक्चर किसकी बन गई है, एडिनिन की स्ट्रक्चर है वो बन गई है। ध्यान रखने का, अगर आपको ग्वानिन की स्ट्रक्चर बनानी है, यही ऐसे ही अगर आपको ग्वानिन की स्ट्रक्चर बनानी है तो ध्यान रखना कि ग्वानिन की स्ट्रक्चर में जो आपके पास यहां पर 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर के ऊपर जो आपके क्या थे स्टूडेंट, नाइट्रोजन थे, तो उन्हीं को आपको यहां पर क्या लिख देना है, नाइट्रोजन लिख देना है। और बाकी जितने भी कार्बन थे तो वहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान रखना थोड़ा सा ही कि जो 6 नंबर पे आपने NH2 लिखा है उसको हटा के डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन करना है, और जो 2 नंबर कार्बन है उसके ऊपर आपको किसको ऐड कर देना है, NH2 ग्रुप को ऐड कर देना है। ध्यान रखना एडिनिन की स्ट्रक्चर में सिर्फ NH2 रहेगा, यहां पर ऑक्सीजन और NH2 दोनों रहेंगे, और ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी बन जाती है स्टूडेंट, ग्वानिन की बन जाती है। तो ग्वानिन में क्या होता है, 6 नंबर पोजीशन पे तो आपका क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है, और 2 नंबर पोजीशन पे आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, NH2 प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी बनती है, ग्वानिन की बनती है। तो एडेनिन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर 9 मेंबर्ड होती है। 1 3 7 9 पर क्या होता है आपके पास, यहां पर नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब चलता हूं मैं आगे नेक्स्ट के ऊपर। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर आती है, वो किसकी होती है आपके पास, पिरिमिडीन की होती है। तो ध्यान रखना कि पिरिमिडीन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होती है। ये कैसी स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है। अगर 6 मेंबर्ड स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपके पास नॉर्मली ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। 6 मेंबर्ड की स्ट्रक्चर के साथ साथ ध्यान रखना 1 3 पोजीशन पे क्या होता है आपके पास, नाइट्रोजन होता है। वहां पर तो 9 मेंबर थी इसलिए 1 3 7 9 था। अब 6 मेंबर आ गई तो 7 और 9 पर तो होगा नहीं, तो इसीलिए इसमें नाइट्रोजन कितने पे होगा, 1 और 3 नंबर पे होगा। लेकिन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रख लेना कि अब की बार जो 1 नंबर स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, 2 3 4 5 और 6। ध्यान रख लेना, दोबारा उस स्ट्रक्चर पर लेकर जा रहा हूं, उसका 1 नंबर यहां से स्टार्ट हुआ था, दोबारा देख लीजिएगा यहां से, और अब की बार जो स्टार्ट हो रहा है वो कहां से हो रहा है, इस जगह पर। तो 1 और 3 नंबर पे हमें क्या लिखना है, नाइट्रोजन लिखना है। क्या यहां पर 1 नंबर पे नाइट्रोजन होगा और 3 नंबर पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। बाकी चीजों की जगह पर क्या होगा आपके पास, यहां पर कार्बन होगा। और एक चीज और बता दूं कि जब आप प्यूरिन की स्ट्रक्चर बनाते हो तो ध्यान देना प्यूरिन के अंदर किस तरह का क्लोक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। यानी रोटेशन कैसा आ रहा है,
एंटी क्लॉक रोटेशन आ रहा है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में आपका क्या हो रहा है, नंबरिंग जा रही है। तो ध्यान रखना प्यूरिन हमेशा ही कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यहां पर पिरिमिडीन को देखोगे तो इस तरह का रोटेशन आपको देख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। तो ये चीज भी आप मेंशन करोगे कि आपके पास जो प्यूरिन होता है वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और पिरिमिडीन होता है स्टूडेंट वो कैसा होता है, क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो किस किस की देखने को मिलती है, तो थाइमीन की हो सकती है, यूरेसिल की हो सकती है, और किसकी हो सकती है स्टूडेंट, साइटोसिन की वो स्ट्रक्चर होती है, वो हमें देखने को मिलती है। अगर इसी स्ट्रक्चर में अगर मैं थाइमीन की बात करता हूं स्टूडेंट, ध्यान रखना, अगर इस स्ट्रक्चर में आपने क्या कर दिया, 4 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन, ध्यान रखना 4 नंबर कार्बन कौन सा, एक तो ये कार्बन आपके पास हो सकता है, यहां वाला इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, और एक 2 नंबर कार्बन इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, अगर ऑक्सीजन हो और इसी के साथ 5 नंबर कार्बन पे अगर आपको CH3 ग्रुप मिलता है, यानी एक ऐसा प्यूरिमिडीन थाइमीन है या ऐसा नाइट्रोजन बेस सिर्फ थाइमीन है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, CH3 ग्रुप देखने को मिलता है। बाकी सभी में क्या देखने को मिलता है, NH2 और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। तो हमेशा ही 5 नंबर कार्बन पर अगर CH3 ग्रुप देखने को मिलता है तो वो स्ट्रक्चर आपकी कैसी होगी, थाइमीन की स्ट्रक्चर होगी। जैसे यहां पर छोटी सी स्ट्रक्चर ही मैं बना रहा हूं कि अगर इस स्ट्रक्चर में इस जगह पर आपको डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इस जगह पर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और यहां पर आपको क्या दे दिया, CH3 ग्रुप दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट किसकी बन जाती है, आपके पास यहां पर इसकी बन जाएगी, थाइमीन की स्ट्रक्चर होती है, उसका फॉर्मेशन है वो हो जाता है। तो थाइमीन की स्ट्रक्चर आपने देख ली कि 1 नंबर और 3 नंबर की स्ट्रक्चर के ऊपर आपने क्या कर दिया है, ये बना दिया। अब थाइमीन के साथ ही मैं दूसरी स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्योंकि आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ क्या लिखना है, 4 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के ऊपर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। यहां 5 नंबर कार्बन पे CH3 ग्रुप नहीं होगा। तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी स्टूडेंट, देख लीजिएगा इसकी भी स्ट्रक्चर आप। यहां पर क्या बनेगा कि ये आपका कितना नंबर है, 4 नंबर, ये आपका कितना है, 2 नंबर। ये नहीं आ रहा तो यहां पर देखो 1 नंबर 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन लिखे हुए हैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर इसको चेंज करोगे तो आपकी किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, साइटोसिन की स्ट्रक्चर, थाइमीन की स्ट्रक्चर बन जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, अगर थाइमीन बनाना है तो थाइमीन बनाओगे तो यहां पर क्या ऐड कर देना है, CH3 ग्रुप। और अगर इस थाइमीन को आपको किस में हटाना है, यूरेसिल बनाना है, तो आप क्या कर दो, इस CH3 ग्रुप को हटा दो स्टूडेंट, क्या बन जाएगा आपका, यूरेसिल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रही आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, यूरेसिल की स्ट्रक्चर है। इसी के साथ साथ अब लास्ट स्ट्रक्चर बची है, वो किसकी बची है, साइटोसिन की बची है। तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलता है, वही स्ट्रक्चर होगी जैसे ये स्ट्रक्चर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर, 1 नंबर नाइट्रोजन 3 नंबर नाइट्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन ध्यान ये रखना है स्टूडेंट कि इसके ऊपर वाली जो ये 4 नंबर वाला है, इस पे क्या रहेगा आपका, NH2 ग्रुप रहेगा, और 2 नंबर के ऊपर क्या रहेगा, ऑक्सीजन। यहां लिख देता हूं कि 4 नंबर कार्बन पे तो NH2 ग्रुप रहेगा, 2 नंबर कार्बन पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी कहा जाता है, साइटोसिन की स्ट्रक्चर है वो कहा जाती है। तो हमने देखा प्यूरिन कैसा होता है, 9 मेंबर्ड, 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। प्यूरिमिडीन 6 मेंबर्ड का, 1 नंबर 3 नंबर पे नाइट्रोजन, और कैसा होता है, इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। थाइमीन की स्ट्रक्चर में ये कुछ प्रेजेंट रहता है, 5 नंबर कार्बन पे आपका CH3 रहेगा। यूरेसिल में क्या देता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, तो 4 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन दोनों में ही क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। और इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना, अगर आपको डीएनए की स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए या फिर कह दिया जाए वॉटसन एंड क्रिक
की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो। अगर आपसे पूछ लिया जाए बी डीएनए की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, तो स्टूडेंट यही चीजें सारी आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ऐसी तरह से स्ट्रक्चर बनाओगे। अगर आपने ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर बना दी और लिख दिया 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, तो 100% कह सकता हूं एग्जामिनर आपका आगे कॉपी चेक नहीं करेगा। यहां से ही पता चल जाएगा स्टूडेंट को कितना आता है कितना नहीं आता है। अब उसके बाद में हमने देख लिया प्यूरिन पिरिमिडिन यानी नाइट्रोजन बेस देख लिया, इसके साथ साथ हमने शुगर देख लिया। अब हमारे पास लास्ट ग्रुप बचा है आपका कौन सा, फॉस्फेट ग्रुप। तो ध्यान रखना फॉस्फेट एक होता है, वो हमारे पास कहलाता है डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो सबकी बैकबोन होती है। अगर फॉस्फेट नहीं है तो डीएनए नहीं है। ध्यान रखना, अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो डीएनए आरएनए है, यानी फॉस्फेट ही आपका ऐसा कंपोनेंट है जो पूरी डीएनए को पूरे आरएनए को बनाए रखने का काम है वो कर रहा है। और ये आपको पता होगा कि फॉस्फेट को ही हम क्या कहते हैं, डीएनए या फिर कहूं आरएनए। डीएनए आरएनए की क्या होती है, वो बैकबोन होती है। ठीक है, डीएनए आरएनए की बैकबोन होती है। फॉस्फेट क्या करता है, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है स्टूडेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाता है। ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बनाता है। और साथ में कहूं तो ये एस्टर बॉन्ड और कौन कौन सा, तो ध्यान रखना ये क्या करता है, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। दोनों बॉन्ड इसी के द्वारा बनते हैं, एस्टर बॉन्ड और कौन सा, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड का भी फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। इसके साथ साथ और बात करें तो यह क्या करता है, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रक्चर पे ही बात कर लेता हूं, तो ध्यान रखना OH ग्रुप, OH ग्रुप, OH ग्रुप, और यहां डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ O- का कंपोनेंट रखता है। तो इसके साथ हम अगर एक लाइन और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यह क्या करता है, डीएनए हो आपका चाहे आरएनए हो, डीएनए आरएनए पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज बनाता है, या नेगेटिव चार्ज का क्या करता है स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखना, निर्माण करता है। क्या करता है स्टूडेंट, निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, नेगेटिव चार्ज का। हम कहते हैं कि डीएनए के ऊपर आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से, इसी फॉस्फेट की वजह से। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, इसकी वैलेंसी कितनी है स्टूडेंट, 5 है। ये कितना, 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक ऑक्सीजन है, वो अपने क्या होता है, अनपेयर कंडीशन में रहता है। इसीलिए इसके ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, यहां पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण ये डीएनए हो चाहे आरएनए हो, उसके ऊपर क्या करता है, नेगेटिव चार्ज बनाने का काम है वो करता है। यहां तक आपको कहां लिखना है, डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर ही लिखना है। फिर उसके बाद में बात करते हैं, फिर हमारे पास आएगा यहां पर ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, ध्यान रखना, जब शुगर और किसको जोड़ दिया जाता है, यहां पर शुगर और नाइट्रोजन बेस को ऐड कर दिया जाता है। शुगर एंड नाइट्रोजन बेस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोसाइड का। और इसमें क्या लिखना है कि इसमें हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, एन ग्लाइकोसिडिक का निर्माण होता है। या पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि एन ग्लाइकोसिडिक का बॉन्ड का निर्माण कहां होता है, किस तरह से किया जाता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां बनता है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का निर्माण होगा, वो कहां होगा, जब शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कैसे, ध्यान रखना, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में अंदर शुगर का 1 नंबर कार्बन, शुगर का क्या चीज स्टूडेंट ध्यान रखना, 1 नंबर कार्बन, एंड यही लिख रहा हूं प्यूरिन का कौन सा, 9 नंबर नाइट्रोजन, और
पिरिमिडीन का कौन सा नाइट्रोजन, एक नंबर नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करेंगे वो ध्यान रखना कि हमारे पास कुछ ऐसी कार्बन चेन्स प्रेजेंट है, इस कार्बन के ऊपर या हमारे पास सबसे पहले शुगर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, यहां पर शुगर का निर्माण ही कर लेते हैं ना, ठीक है, शुगर को जोड़ते हैं। तो यहां पर देखना कि ऑक्सीजन और 5 कार्बन की हमारे पास इस तरह की चेन होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और यहां पर आपका क्या होता है, CH2OH होता है। तो इस 1 नंबर कार्बन पे आपका कंपोनेंट कौन सा है, यहां पर ऑक्सीजन होता है, यहां पर H होता है, यहां पर सिर्फ H होता है, यहां पर OH होता है, यहां पर आपका H होता है। अब देखने वाली बात है कि कोई सा भी नाइट्रोजन बेस, जैसे मैं प्यूरिन की बात कर लेता हूं, एक बार यहां पर ऐड करता हूं प्यूरिन को, तो प्यूरिन के अंदर सबसे पहले हमारे पास बात रहती है कि प्यूरिन का क्या होगा स्टूडेंट, 9 नंबर नाइट्रोजन है वो यहां पर क्या होगा, ऐड होगा। तो 9 नंबर नाइट्रोजन में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9, इस 9 पे क्या होता है, आपका नाइट्रोजन ग्रुप होता है। और ये नाइट्रोजन ग्रुप किसी दूसरे कंपोनेंट के साथ, यानी कि यहां से क्या होगा स्टूडेंट, ऑक्सीजन को हटाया जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन है वो यहां से हटेगा और हाइड्रोजन हटकर इस ऑक्सीजन के साथ आपका क्या हो जाएगा, यहां पर बॉन्ड बन जाएगा। और जो ये बॉन्ड बनेगा उसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और यही एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हुआ, और जो ये हमारे पास शुगर हुई 5 नंबर का, 5 कार्बन की, और ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है, ये जुड़ा और जुड़ते ही हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से मैं एक यहां पर और बना देता हूं कि हमारे पास मान के चलिए ये शुगर थी जिसका 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, और यहां पर हमारे पास है CH2OH कंपोनेंट। इसी तरह से यहां पर हमारे पास अब की बार प्यूरिन की जगह पर हमने किसको ले लिया, पिरिमिडीन को ले लिया, और इस पिरिमिडीन के अंदर यहां पर 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, यहां पर आपका ऑक्सीजन, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर आपका OH। वही सिस्टम यहां से दोबारा होगा स्टूडेंट, क्या कि जो 1 नंबर कार्बन है शुगर का, वो अपना क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीजन आयन है वो क्या कर देता है, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि यहां पर आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, और यही बॉन्ड वही किस नाम से जाना जाएगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से। और ये जब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया तो ये आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, न्यूक्लियोसाइड। ये भी न्यूक्लियोसाइड है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, बस फर्क इतना है कि अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है तो उसका 9 नंबर नाइट्रोजन 1 नंबर शुगर के साथ जुड़ेगा, अगर उसमें पिरिमिडीन है तो उसका 1 नंबर नाइट्रोजन, ध्यान रखना पिरिमिडीन है तो 1 नंबर नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ेगा, आपका 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपकी किसकी हो जाती है, न्यूक्लियोसाइड की हो जाती है। ये दोनों न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब हमारे पास टर्मिनोलॉजी आती है, वो किसकी होती है, आपके पास न्यूक्लियोटाइड की होती है। अब न्यूक्लियोटाइड में क्या देखने को मिलता है आपके पास स्टूडेंट, वो ध्यान में रखना कि आपके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, एक शुगर की स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले कि हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हमारे पास जो 5 कार्बन की शुगर है वो यहां पर बनेगी, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर आपका क्या होगा, CH2OH होगा, यहां पर OH, OH की जगह पर आपका क्या जुड़ा हुआ मिलेगा, ऑक्सीजन के साथ। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगी, मान के चलिए हमने जोड़ रखा है किसको, पिरिमिडीन को, और पिरिमिडीन में यहां पर क्या है, नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन इसके साथ क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। ये था आपका कौन सा बॉन्ड, न्यूक्लियोसाइड वाला था। यहां पर आपने क्या कर रखा है, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कर रखा है। अब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करना है तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आपके पास एक फॉस्फेट आयन होता है जिसका HOH OH OH, और यहां डबल बॉन्ड के साथ क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है।
तो ध्यान रखने वाली बात यहां पर ये रहेगी स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पे ध्यान देना कि यहां पर भी OH आयन है और यहां पर भी OH आयन है, इन दोनों में से क्या होगा, एक वाटर आयन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और दोनों OH में दोनों तरफ से क्या निकल गया, आपका H निकल गया, और यहां से भी आपका H निकल गया। बचा क्या है यहां पर स्टूडेंट, वो बचा इस फॉस्फेट और इसके बीच में एक ऑक्सीजन, वो क्या कर लेता है, इसके साथ CH2 आयन के साथ बॉन्ड बना लेता है, और यही बॉन्ड बनता है, उसको बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो अभी तक हमने दो बॉन्ड देख लिए कि एस्टर बॉन्ड कहां बनता है, जब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो रहा होगा। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, शुगर के साथ जब फॉस्फेट ऐड होता है तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। और यहां वाला बॉन्ड था वो हमारे पास कौन सा था, आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा था यहां पर, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का यहां पर क्या हुआ है स्टूडेंट, निर्माण हुआ है। तो ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कब बना, न्यूक्लियोसाइड के टाइम, और एस्टर बॉन्ड कब बना, जब न्यूक्लियोटाइड के टाइम बना। ये तो हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड तक। अब आते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर, वो है हमारे पास यहां पर पूछ लिया जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना कि सबसे पहले आपके पास क्या होगा, यहां पर एक नाइट्रोजन बेस होगा, यहां पर आपके पास फॉस्फेट जुड़ा होगा, न्यूक्लियोटाइड आ गया। उसी तरह से यहां पर फिर से आपके पास एक कोई नाइट्रोजन बेस होगा, यहां पर कोई फॉस्फेट होगा, फिर आपके पास यहां पर फॉस्फेट, यहां पर आपके पास कोई भी न्यूक्लियोटाइड, उसका नाइट्रोजन बेस होगा। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। यहां पर आपका 3 नंबर कार्बन है जिसमें ऑक्सीजन फ्री है, यहां पर 3 नंबर कार्बन जिसमें ऑक्सीजन फ्री, यहां पर 3 नंबर कार्बन जिसमें ऑक्सीजन फ्री। अब ये क्या करता है स्टूडेंट, ध्यान रखना कि ये फॉस्फेट इस ऑक्सीजन के साथ यहां पर बॉन्ड बना लेता है, यानी टोटल कहूं तो हमारे पास कैसा हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर फॉस्फेट, यहां ऑक्सीजन, और यहां नीचे आपका CH3। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को हमने कहा कौन सा बॉन्ड था, एस्टर बॉन्ड। यहां पर भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड था, एस्टर बॉन्ड। और इन्हीं दोनों बॉन्ड के कारण हमारे पास क्या हो गया, कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बना। तो हमने क्या किया, एक एस्टर बॉन्ड न्यूक्लियोटाइड के टाइम बनाया, और दूसरा हमारे पास एस्टर बॉन्ड कब बना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के टाइम बना। और ये ऐसे ही बॉन्ड यहां पर बनता जाएगा इनके बीच में, तो ये किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाएगा। और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपके पास क्या कहलाता है स्टूडेंट, DNA की स्ट्रक्चर कहलाता है। तो हमने यहां पर बात कर ली है किसके ऊपर स्टूडेंट, DNA की स्ट्रक्चर के ऊपर, कि DNA की स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे बनती है। इसी के बाद में बात करूं, यहां तक आपको समझ में आया होगा। DNA की स्ट्रक्चर को देख लेना कि अगर DNA की बात करें तो आपको सिर्फ क्या करना है स्टूडेंट, यहां पर ध्यान रखना है, सिर्फ आपको यहां पर ऑक्सीजन जो 2 नंबर कार्बन है, जो 2 नंबर कार्बन है आपका, वहां पर सिर्फ आपको क्या रखना है, यहां पर सिर्फ H रखना है। और सिर्फ अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं आपको बात करनी है RNA की, तो 2 नंबर कार्बन पे आपको क्या रख देना है, OH रख देना है। और ये जो सिस्टम हमने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड्स वाला, ये सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सबसे बड़ा अंतर पूछ लिया जाए तो 2 नंबर कार्बन का बताना है, और फिर उसके बाद में लिखना है कि DNA है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है या स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, क्योंकि उसपे 2 नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन नहीं होता। RNA एक अनस्टेबल कंपोनेंट होता है, क्योंकि वो 2 नंबर कार्बन पे यहां पर ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन ग्रुप हर किसी के साथ ही क्या कर लेता है, बॉन्ड का निर्माण कर लेता है, इसीलिए RNA वो क्या होता है, आपका अनस्टेबल कंपोनेंट्स के रूप में माना जाता है। तो इसके बाद में हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया किसका, फर्स्ट यूनिट में। अब इसके बाद में कह दिया जाए DNA रेप्लिकेशन का। चाहे आपके पास DNA रेप्लिकेशन के बारे में बात करूं तो ध्यान रखना है स्टूडेंट, DNA रेप्लिकेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 10 एंजाइम्स बता रहा हूं, उन पे आप फोकस कर लेना, आपका DNA रेप्लिकेशन एकदम सही हो जाएगा। अगर वो 10 एंजाइम्स आपने याद नहीं लिखे नहीं है तो मान के चलिएगा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा है। पहला एंजाइम्स आता है वो आपके पास आता है यहां पर DNA के अंदर हेलिकेज एंजाइम्स। पहला एंजाइम्स है वो DNA हेलिकेज है। इसके साथ हेलिकेज के बाद में दूसरा एंजाइम है वो है आपका सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये
थर्ड एंजाइम्स हो गया, वो हो गया आपके पास कि जो ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, उस ओरिजिन को पहचानने वाले, तो यहां पर लिख देता हूं कि जो ओरिजिन प्रोटीन होती है, ओरिजिन प्रोटीन, वो थर्ड हो गया। इसी के साथ फोर्थ एंजाइम्स होता है, वो आपके पास कौन सा होता है स्टूडेंट? टोपो आइसोमरेज होता है। ये कौन सा एंजाइम है? टोपो आइसोमरेज। और फिफ्थ जो एंजाइम्स यहां पर टोपो आइसोमरेज के बाद में लिखा जाएगा, वो होगा आपके पास, यहां पर ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज। और सिक्स एंजाइम्स होगा, वो आपके पास होगा यहां पर डीएनए का लाइगेज एंजाइम्स। डीएनए को क्या करता है? लाइगेज ना बोलकर सबसे पहले लिख दीजिएगा आप यहां पर प्राइमर या प्राइमेज, यहां पर प्राइमेज। और सेवन एंजाइम है, वो लिखना है आपको कौन सा? प्राइमर रिमूवल, रिमूवल। 8 नंबर एंजाइम्स है, वो आपको लिखना है यहां पर स्टूडेंट कौन सा है? लाइगेज है। टोटल मान के चलिए ये 10 एंजाइम्स है जो आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से एंजाइम्स है दोबारा देख लेना, एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहला एंजाइम्स मैं लेके चल रहा हूं कि ओरिजिन्स रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन को पहचानने वाला, ओरिजिन रेप्लिकेशन। ओरिजिन रेप्लिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि वो ओराई कहां पर होगी, कौन सी ओराई होगी, उसके बारे में बात कर रहा है। तो मैं यहां प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ऊपर साथ में लेकर बात कर रहा हूं। तो यह प्रोटीन्स क्या करती है, ध्यान रखना कि यह प्रोटीन ही बात कर लेता हूं, ओरिजिन प्रोटीन है, ओरिजिन रेप्लिकेशन। यह प्रोटीन्स है, वो क्या करती है? रेप्लिकेशन को क्या करती है स्टूडेंट? यहां पर स्टार्ट करवाती है। ध्यान यही रखना है कि आपके पास क्या आएगा कि यह रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाती है। और रेप्लिकेशन को स्टार्ट कराने के अंदर लिखा जाए तो प्रोकैरियोटिक में यह हमारे पास कैसी होती है स्टूडेंट? डीएनए ए नामक प्रोटीन होती है। अभी बात करूंगा यह प्रोटीन कैसी होती है, डीएनए ए होती है। और अगर मैं यूकैरियोटिक के अंदर बात करूं तो यह प्रोटीन होती है, वो हमारे पास कौन सी होती है? ओआरसी, यानी ओरिजिन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है, वो हमारे पास ओआरसी 1 to 6 प्रोटीन होती है, वो यहां पर प्रेजेंट होता है। ओआरसी का मतलब होता है यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करता है? यूकैरियोटिक सेल में डीएनए को रेप्लिकेशन करवाने के लिए क्या करता है? स्टार्ट करवाने का काम है, वो करता है। इसी के बाद में हमारे पास आता है आगे सेकंड नंबर वाला एंजाइम्स, जो क्या करता है? आपका हेलिकेज होता है। तो ध्यान रखना, हेलिकेज एंजाइम्स में आपको क्या करना है कि यह हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। यह हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, यानी तोड़ता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। और यह कैसे चलता है? 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, या फिर 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ गति करता है। ठीक है ना? या 3 प्राइम से 5 प्राइम या 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रोटेशन करता है। उसके बाद में यह क्या करता है? एनर्जी का यूज करता है। किस फॉर्म में एनर्जी? एटीपी के रूप में एनर्जी को यूज करेगा। और एटीपी के रूप में एनर्जी को यूज करने के बाद यह क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। अब अगर मैं बात करूं कि प्रोकैरियोटिक सेल में हेलिकेज एंजाइम कौन सा होता है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट, प्रोकैरियोटिक में जो हेलिकेज एंजाइम्स होता है वो हमारे पास कौन सा होता है? डीएनए बी होता है। एक चीज खास तौर से सुन लेना, आपका जो कि डीएनए इस तरह से लिखा जाता है, नहीं, वो डीएनए है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं मैं। ये जो डीएनए है वो एक प्रकार की क्या होती है? प्रोटीन होती है, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप किसी को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आपके पास वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा कैपिटल में। तो ध्यान रखना, यहां कैपिटल और स्मॉल वाले में डीएनए ए प्रोटीन और डीएनए बी प्रोटीन है, वो क्या करती है? हेलिकेज और रेप्लिकेशन ओरिजिन में काम आती है। और अगर इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल्स में बात कर लूं कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल में हेलिकेज एंजाइम्स के रूप में कौन काम करता है, तो ध्यान रखना हेलिकेज एंजाइम्स में हमारे पास काम करता है एमसीएम
227। MCM 227 ये किस तरह से काम करता है स्टूडेंट? तो ध्यान रखना कि MCM 227 का मतलब है मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस। ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम है वो यहां पर करता है। तो ये हो गया हमारे पास हेलिकेज के रूप में कि हमें हेलिकेज को किस तरह से लिखना है। फिर उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम आता है यहां से टोपो आइसोमरेज। ये टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि यह जो सुपर कोइलिंग हुई है, सुपर कोइल्ड को क्या करता है? रिमूव करने का काम है वो करता है। तो यह सुपर कोइलिंग को रिमूव करता है। फिर आगे लिखना है कि यह कितने टाइप्स का होता है हमारे पास? तो यह 2 प्रकार का होता है। यह क्या होता है स्टूडेंट आपके पास? यह क्या है? 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का कैसे कैसे हो सकता है ध्यान रखना। 2 प्रकार का हमने बोला है तो सबसे पहले हमारे पास होता है टोपो आइसोमरेज फर्स्ट, दूसरा हमारे पास होता है इसमें टोपो आइसोमरेज कौन सा आपके पास? सेकंड। जो फर्स्ट होता है स्टूडेंट ध्यान रख लेना कि ये क्या करता है? डीएनए के ऊपर सिंगल कट लगाता है, और जो दूसरा होता है वो हमारे पास क्या करता है? यहां पर डबल कट लगाने का काम होता है वो करता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर कि ये डीएनए है, यहां पर इस तरह का हमारे पास यहां पर कोई डीएनए बना हुआ है, ठीक है। अगर कह दिया जाए टोपो आइसोमरेज फर्स्ट क्या करता है? सिंगल कट लगाएगा। तो ध्यान रखना है सिंगल कट लगाएगा तो डीएनए में इस तरह का सिंगल कट लगा दिया, एक स्टैंड पर कट लगा दिया। ये कट लगाने का काम किसका है? टोपो आइसोमरेज फर्स्ट का है। इसी तरह से ध्यान रखना कि सुपर कोइलिंग को हटाना है, और सुपर कोइलिंग हटाने के लिए हमने क्या किया स्टूडेंट? टोपो आइसोमरेज सेकंड के द्वारा दोनों स्टैंड पे कट लगाया है, और दोनों स्टैंड पे कट लगा है तो यहां पर काम कौन कर रहा है? हमारे पास टोपो आइसोमरेज सेकंड काम करता है, ठीक है ना। तो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट सिंगल कट लगाता है, टोपो आइसोमरेज सेकंड डबल स्टैंड पे कट लगाता है। और ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, कहां की बात कर रहा हूं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो ये कट लगाता है उस एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? यहां पर डीएनए गाइरेज कहते हैं। ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट्स आपको कि जो कट लगाने का काम करता है वो हमारे पास कौन सा करता है? तो ध्यान रखना डीएनए गाइरेज एंजाइम है वो करता है। कौन सा एंजाइम? डीएनए गाइरेज एंजाइम। आप प्रोकैरियोटिक सेल में टोपो आइसोमरेज यूज नहीं करोगे, वहां पर वर्ड कौन सा यूज करोगे? डीएनए गाइरेज नामक वर्ड यूज करोगे। और यूकैरियोटिक सेल में आप क्या कह सकते हो कि यूकैरियोटिक सेल में यहां पर टोपो आइसोमरेज फर्स्ट एंड टोपो आइसोमरेज सेकंड दोनों एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? डबल स्टैंड और सिंगल स्टैंड कट लगाने का काम है वो यहां पर कट किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास टोपो आइसोमरेज एंजाइम्स। अब टोपो आइसोमरेज एंजाइम्स के बाद में ध्यान रखना स्टूडेंट हमारे पास आता है एंजाइम्स जिसका नाम है प्राइमेज। यह क्या करता है? यह प्राइमर का निर्माण करता है। यह प्राइमर का निर्माण करता है, ठीक है। अब प्राइमर क्या होता है वो सुन लेना। तो यह आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है। क्या होता है? आरएनए का छोटा टुकड़ा होता है या छोटे से सीक्वेंस है वो यहां पर क्या होती है? प्रेजेंट होता है। यानी ये आरएनए का छोटा सा टुकड़ा होता है और यह आरएनए पॉलीमरेज के रूप में काम करता है, पॉलीमरेज के रूप में काम करता है। और क्या लिखना है? इसका नेचर, इसका नेचर कैसा होता है? तो ध्यान रखना इसका नेचर हमेशा है कि ये डीएनए पर डिपेंड रहेगा और किसका निर्माण करेगा? आरएनए का निर्माण करता है। तो ये आरएनए प्राइमर होता है वो डीएनए पर डिपेंड रहता है, आरएनए पॉलीमरेज का निर्माण करता है, प्लस में ये आरएनए की छोटी सी सीक्वेंस बनाएगा। हम पढ़ रहे डीएनए रेप्लिकेशन है लेकिन छोटी सी सीक्वेंस किसकी बनेगी? यहां पर आरएनए की द्वारा बनती है। तो ध्यान रखना इस प्राइमेज के रूप में अगर मैं कहूं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करता हूं तो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में याद रखना है कि डीएनए जी एंजाइम्स होता है। कौन सा एंजाइम्स की बात कर रहा हूं? डीएनए जी एंजाइम्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में किसका निर्माण करता है? प्राइमर का निर्माण है वो करता है।
और इसी के साथ साथ अगर मैं कह दिया जाए यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो क्या करता है, प्राइमर का निर्माण करता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज के रूप में काम करता है। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए जी होता है, वो भी किसके रूप में काम करता है, आपका यहां पर इस प्राइमर के रूप में, आरएनए के रूप में यहां पर काम करता है। उसके बाद में बात करूं, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद में बात करता हूं हमें क्या लिखना होगा, और तो वो होगा हमारे पास पॉलीमरेज के ऊपर कि डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान रखना कि यह किसका निर्माण करता है, यह डीएनए का निर्माण करता है। यह क्या करता है स्टूडेंट, डीएनए का निर्माण करता है। जो क्या करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और आपका यूकैरियोटिक सेल्स में कैसा होता है, अलग अलग प्रकार के हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की बात करूंगा तो यह कितने टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना यह कैसा होता है, 5 प्रकार का होता है। कौन कौन से नाम लिखूं, तो ध्यान रख लेना 5 प्रकार में हमारे पास सबसे पहले आएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज सेकंड आएगा, फिर आपके पास आएगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फिर आएगा डीएनए पॉलीमरेज फोर्थ, और फिर आपके पास आएगा कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज 5। यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास 5 पॉलीमरेज होते हैं। और अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, ध्यान रखना, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा होता है, फिर उसके बाद में यहां पर होता है डीएनए पॉलीमरेज बीटा, फिर होता है आपके पास गामा, फिर आपके पास होता है डेल्टा, फिर आपके पास होता है एप्सिलॉन, फिर आपके पास होता है नीटा, फिर आपके पास होता है आयोटा, फिर आपके पास होता है कापा, और फिर आपके पास होता है यहां पर थीटा, और फिर आपके पास यहां पर होता है डेल्टा। चलिए इतने ही बात कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट, अलग अलग टाइप्स के यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा यहां पर हमने गलत लिख लिया है कि यहां पर हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज होगा वो यहां पर हमें कौन सा लिखना है, अल्फा लिखना है। ध्यान रखना यहां पर पॉलीमरेज फर्स्ट ना लिखे हमें क्या लिखना है, अल्फा लिखना है। तो अब देखिए कि यहां पर 5 प्रकार के हैं, यहां पर हमारे पास अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स है, लेकिन इन्हीं में से ध्यान रखना है आपको, जो मेन एंजाइम है वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये एंजाइम्स होता है वो कौन सा होता है, मेन एंजाइम होता है। ठीक है, अब यहां पर मैं बोल बोल के बता देता हूं कि डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है ये स्टूडेंट क्या करता है, छोटी सी सीक्वेंस बनाएगा, छोटी सी सीक्वेंस बनाने का काम करता है। ये पॉलीमरेज सेकंड, जब फर्स्ट वहां पर एब्सेंट होता है तो सेकंड वहां पर क्या होता है, काम में आता है। पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का मेन पॉलीमरेज होता है जो डीएनए का पूरा रेप्लिकेशन करने का काम करता है। इसीलिए इस डीएनए पॉलीमरेज को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार का प्रोसेसिव एंजाइम्स होता है। प्रोसेसिव एंजाइम का मतलब डीएनए स्टार्ट से लेकर एंड करने का काम किसका है, इस डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का है, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। जो 4th and 5 पॉलीमरेज है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये कैसे होते हैं। तो ये होता है आपका वाई फैमिली पॉलीमरेज होते हैं। यह वाई फैमिली जो पॉलीमरेज है स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, क्या करता है, आपका इमरजेंसी के कारण रेप्लिकेशन को करवाने के लिए काम आता है। इमरजेंसी के टाइम मतलब कोई बीच में डीएनए कट हो गया, कोई पॉलीमरेज बीच से छोड़कर चला गया, तो उस जगह पर हम किसको लेकर आएंगे, 4th और 5 पॉलीमरेज को लेकर आएंगे। तो ये कैसे होते हैं, वाई फैमिली के पॉलीमरेज होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम हमारे पास काम में आते हैं। फिर बात करता हूं मैं इनकी कि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास जो पॉलीमरेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो याद रखना इसमें बहुत सारे होते हैं, अभी काफी बहुत है, कम से कम 25-50 प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉलीमरेज है वो हमारे पास होते हैं वो ये 3 ही है, जिसको मैंने अपर साइड्स में लिखा है। ये तीनों पॉलीमरेज मेन है जो नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन में काम आते हैं, बाकी हमें रिपेयर में, डैमेज करने में और कहीं काम में आएंगे। हमें याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन 3 प्रकार के मुख्य रूप से यूकैरियोटिक सेल में पॉलीमरेज होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम में आते हैं।
डीएनए अल्फा होता है वो ध्यान रखना शॉर्ट सेगमेंट बनाता है। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करता है, सिर्फ ये स्टार्ट करता है, एंड नहीं करता है। जो स्टार्ट और एंड कर रहा था उसको हमने मेन एंजाइम माना और उसी को हमने कहा प्रोसेसिव एंजाइम्स होता है। लेकिन ध्यान रखना डीएनए अल्फा कभी भी प्रोसेसिव एंजाइम्स नहीं होता, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन को क्या करता है, सिर्फ स्टार्ट करता है, एंड करने का काम इसका नहीं है। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज अल्फा यहां पर क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही स्टार्ट किया करने के बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन अल्फा को रिमूव कर देते हैं, खुद वहां पर आ जाते हैं। तो इसी टेक्निक को कहा जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग। ध्यान रखना क्या कहा जाता है, पॉलीमरेज स्विचिंग। छोटे वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पॉलीमरेज स्विचिंग किसे कहते हैं, तो वह प्रोसेस यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है जब रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर देता है और वो हट जाता है, उसकी जगह पर डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन क्या कर जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज स्विचिंग कहते हैं। अब ध्यान रखना कि ये डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा है ये हमेशा ही किसका निर्माण करेगा, आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण करेगा। ये हमेशा ही किसका निर्माण करेगा, ध्यान रखना लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज है वो कैसा करेगा, आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण करेगा। अब ये कैसे ध्यान में रखोगे, तो ध्यान रखना इसकी जो आकृति है ये नीचे वाली, ध्यान रखना ये शेप कैसा बन रहा है, ए लाइक स्ट्रक्चर में बन रहा होगा। तो यहां पर ध्यान रख लेना आपके पास कैसा आएगा, एल के बाद में ए आएगा। और ये आकृति किसकी है, हमारे पास ई लाइक स्ट्रक्चर की है, तो एल के बाद में क्या आएगा, ई आएगा। इसको ध्यान रखना शॉर्ट में। तो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन यानी ई वाला क्या करेगा, लीडिंग स्ट्रैंड का निर्माण करेगा और लैगिंग कौन करेगा, आपका डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन डेल्टा के द्वारा आपका क्या किया जाएगा, ये किया जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है आपका नेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज के बाद में यहां पर कि जो हमने आरएनए जोड़ा है उस प्राइमर को क्या करना है स्टूडेंट, आपका यहां पर रिमूव करना है। यानी उस प्राइमर को क्या करना है, यहां से रिमूव करना है। तो उस रिमूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, तो यह क्या करता है, यह प्राइमर को रिमूव करता है, रिमूव करता है, जो क्या करता है 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। क्या होता है स्टूडेंट, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में होता है तो नॉर्मली प्रोकैरियोटिक सेल में जो प्राइमर को रिमूव करने का काम होता है वो यहां पर किसके द्वारा किया जाता है, तो वो ध्यान में रख लेना डीएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू किया जाएगा। कि पॉलीमरेज 1 आएगा और वो क्या करेगा, प्राइमर को रिमूव करेगा। इसी तरह से मैं कह दूं कि यूकैरियोटिक सेल में प्राइमर को रिमूव करने का काम होता है स्टूडेंट, वो ध्यान में रखना कि हमारे पास यहां पर होता है आरएनएज एच, ये प्राइमर को रिमूव करता है। और साथ साथ में कभी कभी यहां पर हमारे पास है वो आपका एक दूसरा होता है वो भी यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है, उसका नाम है फैप एंडोन्यूक्लियेज फर्स्ट, FEN फर्स्ट है। वो हमारे पास कौन सा होता है, यूकैरियोटिक में प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है। RNAH और FEN फर्स्ट यानी FEN का पूरा नाम हो गया फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है ना। वो कट करता है किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में। और ये दोनों एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेप्लिकेशन को करने, प्राइमर को रिमूव करने का काम है वो किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, वो होता है हमारे पास कौन सा स्टूडेंट, लाइगेज, यानी LIGASE। ये लाइगेज एंजाइम्स क्या करता है, तो यह एंजाइम्स जो होता है, एंजाइम्स डीएनए के या डीएनए को आपस में जोड़ने का काम करता है। डीएनए को क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है।
यानी डीएनए को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा। वो किस डायरेक्शन में होगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ डीएनए को जोड़ा जाएगा। या फिर ऐसे मान के चलिए 5 प्राइम नहीं लिख रहे हो तो एक प्राइम का 3 प्राइम सिरा और दूसरा कौन सा 5 प्राइम सिरा है, उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। और ये क्या करता है? हमेशा ही एक डीएनए को दूसरे डीएनए के साथ, जैसे हमारे पास एक डीएनए ये हुआ, उसका 5 प्राइम सिरा, इसका 3 प्राइम सिरा, इसका 5 प्राइम सिरा, इसका 3 प्राइम सिरा, इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ने का काम एक तरफ 5 एक तरफ 3, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इसी एंजाइम के थ्रू डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। जब डीएनए को आपस में एक दूसरे से क्या कर दिया जाता है स्टूडेंट? जोड़ दिया जाता है। तो ये था हमारा अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर क्वेश्चन कि किस तरह से फर्स्ट यूनिट में कैसे पूछा जाएगा। पहला था डीएनए की स्ट्रक्चर, वो हमने बात कर ली। दूसरा था रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट, अभी मैं स्पीड में थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं कि रेप्लिकेशन हमारे पास कैसे कैसे देखने को मिलता है। रेप्लिकेशन में ध्यान रखना कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरह की डीएनए की स्ट्रक्चर पाई जाती है। सबसे पहले नॉर्मली डीएनए की स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से मिलती है। हां, अब सुन लेना डीएनए के ऊपर क्वेश्चन, अगर आपको कहे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन समझाओ तो आपको यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन लिखना है, जो मैं भी समझा रहा हूं। आपको सीधा कह दिया जाए डीएनए रेप्लिकेशन को समझाओ तो भी आप कैसे लिखोगे? यूकैरियोटिक का डीएनए रेप्लिकेशन लिखोगे। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दे दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन में लिख कर दे दिया जाए कि नहीं आपको प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को ही लिखना है, तभी आपको क्या करना है? प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन को लिखना है। और लिखने से पहले जो एंजाइम हमने अभी लिखे हैं उनके बारे में आपको जरूर लिखना है कि ऐसे कुछ एंजाइम्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट्स रहते हैं। फिर उसके बाद में याद रखना कि एंजाइम्स लिखने के बाद में हमारे पास ध्यान रखना कि एंजाइम्स होने के बाद में हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहली स्टेप होती है वो आपके पास होती है इनिशिएशन। कौन सी स्टेप है? इनिशिएशन। दूसरी स्टेप कौन सी है? इलोंगेशन है। और तीसरी स्टेप आपके पास कौन सी होती है स्टूडेंट? टर्मिनेशन होती है। तो ये 3 स्टेपों के थ्रू आपका पूरा का पूरा रेप्लिकेशन होता है स्टूडेंट, वो इन्वॉल्व होता है। और इन्हीं में से सबसे पहला ये स्टार्ट करता है प्रोसेस को, ये कंटिन्यू रखता है, और ये क्या करता है? प्रोसेस को एंड करने का काम है वो करता है। चाहे आपका प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो रेप्लिकेशन आपका यूकैरियोटिक हो, वो किस तरह का होगा? इसी तरह के रूप में प्रेजेंट रहेगा। जैसे अभी बात करूं कि हमारे पास इस तरह का डीएनए होता है, इस डीएनए को एक फिक्स जगह होती है जहां पर हमारे पास क्या होता है? डीएनए स्टार्ट होता है। ध्यान रखना, ये फिक्स जगह है जहां से डीएनए स्टार्ट होगा। इस फिक्स जगह को हम क्या कहते हैं? ओराई के नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ओराई के नाम से, यानी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स कहा जाता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन कहा जाता है। किस में कहा जाता है? तो ध्यान रखना ये सारी की सारी प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में होती है। अगर यूकैरियोटिक सेल में बात करते हो तो कहा जाता है रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन इनिशिएशन सीक्वेंस, RIS के नाम से भी इसको आप जान सकते हो। ठीक है, यानी रेप्लिकेशन या रेप्लिकेशन इनिशिएशन सीक्वेंस हो गई, या रेप्लिकेशन आपके पास नॉर्मली RPS के नाम से भी आप जान सकते हो। रेप्लिकेशन प्रोटीन सीक्वेंस है वो भी आपके पास है, लेकिन हम यहां पर इसको ज्यादातर किसके रूप में लिखेंगे? ओराई के रूप में लिखेंगे कि ओराई वाली सीक्वेंस होती है वो यहां पर है। इस ओराई का पता कौन लगाता है? तो वो ध्यान में रखना कि सबसे पहले इस जगह पर आकर हमारे पास कौन जुड़ता है स्टूडेंट? चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, आपके पास आपकी सबसे पहली प्रोटीन आती है इनिशिएशन प्रोटीन, या आपने मेरे लिखा है ओरिजिन रेप्लिकेशन प्रोटीन। वो क्या होती है? वो हमने लिखी कि रेप्लिकेशन प्रोटीन या डीएनए
जो ए होगा वो प्रोकैरियोटिक में आकर बाइंड करेगा, और यहां पर दूसरी बार में अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास प्रोकैरियोटिक में कौन सा आएगा, ORC आएगा। ये आकर उस जगह पर बाइंड होगा, वही जगह आपकी क्या होती है, ओराई कहलाती है। और इसी ओराई के जस्ट बाद में, यहां पर ध्यान देना, इसी ओराई के जस्ट बाद में हमारे पास यहां पर आकर स्टूडेंट कौन बाइंड होते हैं, इनके दोनों सिरों के ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है, हेलिकेज आकर बाइंड करते हैं। आप ये देख लेना कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा हेलिकेज होता है और यूकैरियोटिक में हमारे पास हेलिकेज कौन सा होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हेलिकेज आकर बाइंड कर लीजिए। अब यहां पर देखो कि हेलिकेज भी बाइंड हो गया, इनिशिएशन प्रोटीन भी बाइंड हो गई, कहां हुई, ओराई साइट्स पर। ये सारी जगह एक जगह पर बाइंड हो गया, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को, यानी कि जो हमारे पास ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, यहां से लेकर यहां का, इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को हमने क्या किया है, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के नाम से इसको हमने क्या हुआ स्टूडेंट जाना है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपके किसके हिसाब से होगा, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के हिसाब से होगा। अब प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स के बाद में हमारे पास और क्या देखना होगा कि जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड, हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करता है। डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव करना स्टार्ट किया। अब रिमूव करना स्टार्ट किया तो आपका जो स्ट्रैंड था वो कैसा हो गया स्टूडेंट, इस तरह से क्या हो गया, ओपन हो गया। किस तरह की स्ट्रक्चर बन गई यहां पर, इस तरह की ओपन लाइक स्ट्रक्चर बन गई। यानी कि ये बीच का आपका ओराई साइट्स था, और यहां पर ये डीएनए स्ट्रैंड जैसे ही ओपन हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या किया, एटीपी एनर्जी का यूज किया, और एनर्जी का यूज करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद ये क्या कर दिया इसने, हाइड्रोजन बॉन्ड ओपन हो गए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही ओपन हो गए हैं, तो अब यहां पर क्या हो गया कि ये सुपर कोइलिंग क्रिएट हो गई, और सुपर कोइलिंग क्रिएट होने के कारण यहां पर आपका कौन सा एंजाइम आकर बाइंड हो जाता है, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट आकर यहां पर बाइंड हो जाता है। और यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन के बीच में, तो ये स्ट्रैंड फ्री हो गया, और फ्री हो जाता है तो यहां पर एक प्रोटीन आकर आपकी बाइंड होती है, और उस प्रोटीन को हम यहां पर कहते हैं कि उस प्रोटीन का नाम है आपके पास सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। जो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के बाद में बाइंड हुआ, तो मैं इसके ऊपर कर देता हूं कि यह हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो यहां पर बाइंड हो चुकी है। और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जब बाइंड हो चुकी है, तो अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंड होने का रीजन है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड अब दोबारा नहीं बढ़ेगा। अब दोबारा नहीं बढ़ेगा तो यहां पर आपका एंजाइम आएगा, कौन सा, प्राइमेज एंजाइम्स आएगा। अब ध्यान रखना, अगर यहां पर प्राइमेज एंजाइम्स आता है तो इसकी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा ऐसे ही करके चेंज करके इसकी स्ट्रक्चर को बना रहा हूं कि हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। ये आपका ओरिजिन साइट्स था, ठीक है। अब प्राइमर आया तो ध्यान रखना, प्राइमेज एंजाइम्स क्या करता है, प्राइमर का निर्माण करता है। और प्राइमर का निर्माण कहां होगा, तो एक स्ट्रैंड में आपका प्राइमर का निर्माण यहां होगा, दूसरे स्ट्रैंड में प्राइमर का निर्माण यहां होगा, तीसरे स्ट्रैंड में प्राइमर का निर्माण यहां होगा, और चौथे स्ट्रैंड में प्राइमर का निर्माण कहां होगा, यहां पर होगा। ये चीजें आपने पढ़ रखी है कंटिन्यूअसली, तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमर है वो आपका यहां पर बनता है। ये स्ट्रक्चर किसकी बनी हुई है स्टूडेंट, यहां पर प्राइमर है, ये भी किसका है, प्राइमर है, ये भी प्राइमर है, और ये भी क्या है, प्राइमर है। इनके बीच में यहां पर क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये प्राइमर बनाने का काम हमने देख लिया। कौन सा एंजाइम्स कर रहा होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका डीएनए जी करता है, और यूकैरियोटिक सेल्स में है वो आपका कौन सा करता है, प्राइमर बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइमर। अब जस्ट इस प्राइमर के बाद में आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होते हैं वो यहां पर आकर बाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स आएगा और वो बाइंड करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, मैं इसी डायग्राम में ही बता देता हूं कि डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस जगह पर बाइंड करेगा और यहां पर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करेगा, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, यहां पर डीएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, और वो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर देता है, ये छोटी सी डीएनए की सीक्वेंस को क्या कर देगा, आपका बना देगा। तो ये आपका क्या हो गया है, डीएनए पॉलीमरेज ने एक छोटी सी सीक्वेंस को यहां पर बना दिया है।
आई बात समझ में? तो ये रेप्लिकेशन हो गया। अब प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज, कोई सा भी डीएनए पॉलीमरेज, जैसे प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो मैंने थर्ड बोला है, यूकैरियोटिक की बात करूंगा डीएनए पॉलीमरेज अल्फा आएगा और उसके बाद में डेल्टा और एप्सिलॉन आएगा। अब इसके बाद में हमारे पास जो डीएनए पॉलीमरेज के बाद में कौन सा आता है स्टूडेंट? प्राइमर रिमूवल वाला आता है। यहां पर कौन सा आता है? प्राइमर रिमूवल। प्राइमर रिमूवल का मतलब कि ये आरएनए जितना भी था वो हमारे पास क्या हो चुका है? हट चुका है। ये जितना भी प्राइमर लगाया था हमने वो सारा का सारा हमारा क्या हो गया है? हट गया है। और जो हटने के बाद में ये जो सीक्वेंस बनी है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने हैं, इन सारे फ्रेगमेंट को हम किस नाम से जानते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से है, वो हम इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है? कई बार छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट वह फ्रेगमेंट होता है जो डीएनए पॉलीमरेज के दौरान या डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान प्राइमर को रिमूव करने के बाद में बनते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। अब इसे ओकाजाकी प्राइमर रिमूव करने के बाद में हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम आएगा, कौन सा? गैप फिलिंग एंजाइम। अब गैप फिलिंग एंजाइम्स में ध्यान रखना कि गैप को भरने का काम किया जाएगा। कौन सा एंजाइम्स आएगा आपके पास? है गैप फिलिंग एंजाइम्स आएगा। और ये गैप फिलिंग एंजाइम्स आता है कौन सा? वही पॉलीमरेज आएंगे और वही पॉलीमरेज आकर इस गैप को क्या कर दिया जाएगा? आपका भर दिया जाएगा। इस गैप को क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। और गैप भरने के बाद में आपके पास आता है डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो इन गैप को भरा है वहां पर क्या करेगा? आपका बॉन्ड बनाने का काम है वो कर दिया जाएगा। तो ये लाइगेज क्या कर देता है? इनके बीच में बॉन्ड बनाने का काम है वो करता है। अब छोटे वाले क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि रेप्लिकेशन बबल किसे कहते हैं? रेप्लिकेशन बबल किसे कहते हैं और रेप्लिकेशन फॉर्क किसे कहते हैं? दो छोटे क्वेश्चन है वो ध्यान में रखना। पहला तो पूछ लिया जाता है यहां पर रेप्लिकेशन बबल किसे कहते हैं, और दूसरा कह दिया जाता है रेप्लिकेशन फॉर्क किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो रेप्लिकेशन हमने इस तरह का करके यहां पर पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनाई है, यहां से ये पूरा का पूरा जो आपका डायग्राम था, जो ये स्ट्रक्चर बनी है पूरी की पूरी, जिसमें आप रेप्लिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर आपकी बबल कहलाती है। और जो फॉर्क की बात कर रहा हूं तो फॉर्क के अंदर जो हमारी आधी स्ट्रक्चर होती है, इतनी सी जो स्ट्रक्चर है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, दोबारा देख लेना कि जो इतनी सी स्ट्रक्चर हमारे पास जो ये बनी है, ये वाई लाइक स्ट्रक्चर इतनी सी बनती है, आधी स्ट्रक्चर जहां पे बीच में ओराई होती है, वो आपके पास किसके नाम से जाना जाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जाना जाता है। यानी कि ओराई के एक तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन फॉर्क कहलाता है। और ओराई के दोनों तरफ के हिस्से क्या कहलाते हैं आपके पास? यहां पर रेप्लिकेशन बबल के नाम से है वो जाना जाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो होता है हमारे पास यहां पर चारगाफ रूल। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है वो कौन सा है? चारगाफ रूल है। ध्यान रखना, चारगाफ रूल में क्या कहा है कि चारगाफ ने कहा है कि एडेनिन और गुआथाइमिन का रेशियो, गुआनिन और साइटोसिन का रेशियो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन इसमें यह भी कहा है कि प्यूरिन का रेशियो और प्यूरिन और आपके पास जब पिरिमिडीन का भाग देते हो तो आपके पास रेशियो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि प्यूरिन बराबर क्या होता है? आपका पिरिमिडीन होता है। लेकिन ये कभी नहीं कहा कि एडेनिन गुआनिन और थाइमिन साइटोसिन जो जोड़ोगे उनका रेशियो आपके पास 1 ही आना चाहिए। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। दोबारा सुन लेना, चारगाफ रील ने कहा कि यह सिर्फ किसके ऊपर लागू होता है? तो ध्यान रख लेना, यह सिर्फ डबल स्ट्रैंड डीएनए पर लागू होता है। यह डबल स्ट्रैंड आपका डीएनए हो सकता है, उस पे लागू हो सकता है, या फिर डबल स्ट्रैंड आपका अगर आरएनए है तो उस पे लागू हो सकता है। लेकिन होना कैसा चाहिए? डबल स्ट्रैंड होना चाहिए, सिंगल स्ट्रैंड पे ये लागू नहीं होता है। क्या कहा कि एडेनिन बराबर थाइमिन होगा, गुआनिन बराबर साइटोसिन होगा, पहला नियम। दूसरा, अगर प्यूरिन और पिरिमिडिन को भाग दोगे तो 1 आना चाहिए। अगर प्यूरिन और पिरिमिडिन को बराबर रखोगे तो दोनों का रेशियो 50-50% आएगा।
आएगा, यानी इसका भी रेशियो कितना 50% होना चाहिए, इसका भी रेशियो कितना 50, यानी दोनों कैसे होने चाहिए बराबर, दोनों को भाग दोगे तो रेशियो 1। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप प्यूरिन और पिरिमिडिन यानी एडेनिन और थाइमिन को जोड़ो, ग्वानिन और साइटोसिन को जोड़ो, तब आपके पास रेशियो 1 आना चाहिए। नहीं, कभी भी रेशियो 1 नहीं आना चाहिए। एक रेशियो कब आएगा, जब आप प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों को भाग दोगे। प्यूरिन का मतलब एडेनिन और ग्वानिन और पिरिमिडिन का मतलब साइटोसिन और थाइमिन, इनका भाग दोगे तब आपके पास रेशियो कैसा आना चाहिए, 1 आना चाहिए, वरना ये लागू नहीं होता है। सिर्फ कहां होता है, डबल स्टैंड के ऊपर ये चारगाफ नियम है वो लागू होता है। तो ये था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें हमने रेप्लिक डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी, रेप्लिकेशन पढ़ा, और ध्यान रखना डीएनए कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में, तो ये रेप्लिकेशन भी कहां होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।